तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आपको पता ही है कि जो 746 वाला एग्ज़ाम है आप लोगों का और सचिवालय रक्षक का एग्ज़ाम है, तो इनकी डेट निर्धारित कर दी है आयोग ने। ठीक है, 746 वाला यानी जो कनिष्ठ सहायक का पद है, इसकी जो है 24 अक्टूबर को डेट निर्धारित कर दी गई है। और साथ ही आपका जो ये है सचिवालय रक्षक का एग्ज़ाम, इसकी 26 सितंबर को डेट निर्धारित हो चुकी है। ठीक है, तो 26 सितंबर में तो ज़्यादा समय नहीं बचा, मुझे लगता है 1 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन 24 अक्टूबर के लिए अभी आपके पास समय है। तो अब तो जो आप लोगों ने पढ़ना था बच्चों वो पढ़ लिया है। ठीक है, अब आप विशेष ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दें अपने। ठीक है, फालतू की चीज़ों में ना लगें, अपना रिवीजन करते रहें और साथ ही टेस्ट सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। तो इसी प्रकार से जो टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने आपके लिए चलाई है, इसमें आज उत्तराखंड की जो टेस्ट संख्या है वो चौथे नंबर की टेस्ट संख्या आप लोगों के सामने में लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों के 60 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 60 प्रश्न हैं। पूर्व की भांति आपको एक एक करके इनका जवाब देना है। मैं एक एक करके सवाल पढ़ूंगा और साथ ही लास्ट में अपने मार्क्स भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को शेयर करने हैं। तो ये काफ़ी बच्चे नहीं करते अपने मार्क्स शेयर, तो उनसे काफ़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, तो वो अपने मार्क्स जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फालतू में वीडियो को देखने से फिर ऐसे फ़ायदा नहीं है। जब आप अपने मार्क्स ही नहीं बताएंगे, अपने आप का आकलन ही नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम में फिर आप लोग किस प्रकार से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने मार्क्स जरूर शेयर करें, इससे आप लोगों का आकलन स्वयं भी होगा और हम भी देख पाएंगे कि आप लोग कितना अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की टेस्ट संख्या 4 है, उसमें पहला प्रश्न कौन सा है? तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके 2002, 2003, 2004, 2005। तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा रुकता हूं, आप लोग जरा इसका जवाब दीजिए। तो चलिए इसका जवाब है जो है बच्चों वो है आपका 2003। ऑप्शन के अनुसार 2003 इसका सही आंसर है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, बौराड़ी यानी जुआ का मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है? तो बौराड़ी यानी जुआ का मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है? ऑप्शन है आपके पास चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़। बौराड़ी जुआ का मेला, जवाब दीजिए, वेट कर रहा हूं आप लोगों के जवाब का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो बच्चों ये जो मेला लगता है, जुआ मेला के रूप में प्रसिद्ध मेला है, पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित किया जाता है। हालांकि अब यहाँ से जो जुए की परंपरा है वो स्थानीय लोगों की रिक्वेस्ट से हटा ली गई है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, बोराड़ी यानी जुआ के लिए प्रसिद्ध मेला आपका पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है। तीसरा प्रश्न है आपका, राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन है लाखामंडल, श्रीनगर, टिहरी, हरिद्वार। तो दीजिए आंसर। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों, आपने माइंड में कर लिया होगा, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अपने आंसर वहां लगाते चलिए। जो आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे चौथा चौथा सवाल नहीं कर पाएंगे तो चौथे के आगे कट लगा देना आप लोग। ठीक है, और साथ ही आंसर भी लिख लेना। तो राजा सुबाहु की जो राजधानी है वो है आपकी श्रीनगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालकूट श्रीनगर थी। चौथा, सगाई की रस्म अपना पराया किन के यहाँ प्रचलित है? तो सगाई की एक रस्म होती है अपना पराया, वो कौन सी जनजाति के यहाँ प्रचलित है? ऑप्शन आपके सामने है, थारू, जौनसारी, बोक्सा, राजी। जवाब दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने अपने आंसर लगा लिए होंगे। तो थारू जनजाति के यहाँ सगाई की रस्म अपना पराया, ठीक है, संपन्न होती है। काफ़ी सारी रस्में होती हैं इनकी, विवाह 4 चरणों में यहाँ संपन्न होता है। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गागर ऋषि की तप स्थली उत्तराखंड के किस स्थान पर है? ठीक है, ऑप्शन है आपके नैनीताल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली। दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब होगा नैनीताल में। ठीक है बच्चों, हल्द्वानी नैनीताल में जो है गागर ऋषि की तपस्थली मानी जाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर याद रखें। चलिए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है आपका, भूखी छाक प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो भूखी छाक प्रथा क्या थी? पहली बात तो भूखी छाक प्रथा थी क्या? तो इसमें क्या था कि कुछ जो महिलाएं हैं जब सवेरे भीख मांगने के लिए निकलती थी, तो जो
एक जनपद विशेष की महिलाएं थी, तो उनके बच्चों को भीख के रूप में अपने बच्चों का खाना दे दिया करती थी, कुछ रोटियां या कुछ खाने की वस्तुएं वहां प्रदान कर देती थी। और ये परंपरा मुझे लगता है आप लोगों ने मार लिया होगा, टिहरी के क्षेत्र में प्रचलित थी। ठीक है, तो टिहरी में जब सुबह कुछ भिखारनें आती थी गेट पर मांगने अपने बच्चों के लिए, तो जो स्त्रियां थी टिहरी जनपद की, तो अपने बच्चों के लिए रखे भोजन में से कुछ भोजन वहां दे देती थी। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंडित उदय शंकर संगीत एवं नृत्य एकेडमी कहाँ स्थित है? पंडित उदय शंकर संगीत एवं नृत्य एकेडमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने जवाब मार लिया होगा, तो इसका आंसर है अल्मोड़ा। ठीक है, 2003 में स्थापित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। तो 3 कोनों वाला ताल किसको कहा जाता है? रूपकुंड, सहस्त्र ताल, सतोपंथ ताल या मासर ताल? तो इसका जवाब देना है आप लोगों को कि 3 कोणों वाला ताल किसे कहा जाता है। तो कि 3 कोणों वाला ताल कहा जाता है बच्चों सतोपंथ ताल को। कहते हैं कि इसके 3 कोनों पर विष्णु, ब्रह्मा और महेश ने तपस्या की थी। और सतोपंथ ताल से कौन सी नदी का उद्गम होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बालासुंदरी का मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल। तो ये तो आपने तुरंत मार लिया होगा आंसर, तो इसका जवाब बता देते हैं आपको। ऊधम सिंह नगर जनपद में बालासुंदरी का मेला आयोजित होता है। बालासुंदरी को देवी पार्वती का बाल रूप माना जाता है, देवी पार्वती का। ठीक है, और ये जो बालासुंदरी का मेला है मुख्यतः बोक्सा जो जनजाति है उनसे संबंधित है। ठीक है, बोक्सा जब नई नई शादी करते हैं तो यहाँ माथा टेकना उनके लिए ज़रूरी होता है। चलिए अगले प्रश्न 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न है आपका, विश्व के पहले योग विद्यालय का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है स्वामीराम विद्यालय, पतंजलि विद्यालय विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दीजिए, विश्व के पहले योग विद्यालय का क्या नाम है? तो विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का नाम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बच्चों। ठीक है, विश्वविद्यालय का जो इसको उपनाम दिया गया है या उपाधि दी गई है वो 1962 में मिली है। ठीक है, 1962 में इसको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की उपाधि मिली है। वैसे 1902 में ये स्थापित हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाडिया हिमालयन भूगर्भ संस्थान कहाँ स्थित है? तो 2 ऑप्शन है आपके, नैनीताल, देहरादून। 2 ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, नैनीताल, देहरादून के अलावा उत्तरकाशी, टिहरी। तो आपको जवाब देना है हिमालयन भूगर्भ संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बच्चों, आपको पता ही होगा सबको, सही ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको, देहरादून में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न संख्या 12वां है। नूनई मेले के लिए प्रसिद्ध मानथात नामक स्थान उत्तराखंड में कहाँ है? ऑप्शन है आपके रवाई, जौनपुर, जौनसार, हिमियाणा। तो दीजिए इसका जवाब। नूनई मेले के लिए प्रसिद्ध जो मानथात नामक स्थल है वो उत्तराखंड के किस स्थान पर है? ऑप्शन है आपके रवाई, जौनपुर, जौनसार, हिमियाणा। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों जौनसार। ठीक है, जौनसार वाले क्षेत्र में ये मानथात का मेला या कह लो आप इसको नूनई का मेला आयोजित होता है। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ। पंचेश्वर नामक स्थान पर उत्तराखंड की किन 2 नदियों का संगम होता है? तो पंचेश्वर में, जो ये पंचेश्वर जगह पड़ती है, पहली बात तो आप जान लीजिए पिथौरागढ़ और आपका चंपावत दोनों में आती है ये। ठीक है, ज़्यादातर इसका जो हिस्सा आता है वो चंपावत में आता है। जो पंचेश्वर डैम बन रहा है वो भी आपका चंपावत वाले क्षेत्र में ही बन रहा है। तो पंचेश्वर नामक स्थान पर उत्तराखंड की किन 2 नदियों का संगम होता है? ऑप्शन है आपके गोरी और काली, काली और सरयू, पूर्वी रामगंगा और सरयू, काली और पूर्वी धौलीगंगा। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का काली और सरयू। ठीक है, यहाँ पंचेश्वर में इन 2 नदियों का संगम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने है। मुसु का दांत नामक कृषि की परंपरा उत्तराखंड के किस जनपद में प्रचलित है? तो ऑप्शन पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी। सही जवाब दीजिए। तो मुसु का दांत जो कृषि की परंपरा है बच्चों, टिहरी के क्षेत्र में काफी प्रचलित है। ठीक है, चलिए 15वें प्रश्न की तरफ। ये भी अच्छा सवाल है। रैमजे उत्तराखंड की वादियों में किस वर्ष तक रहे? तो रैमजे उत्तराखंड की वादियों में किस वर्ष तक रहे, आपको जवाब देना है। जल्दी से सोचिए, इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 1892 में। उसके बाद इनका बेटा इनको
स्कॉटलैंड ले गया था। स्कॉटलैंड के निवासी थे रैमजे, ठीक है। और ध्यान रखना कि उत्तराखंड के कौन से नंबर के कमिश्नर थे, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देंगे, ठीक है। अगला 16वां सवाल है आपका, रामपौड़ी नामक स्थान उत्तराखंड में कहाँ पड़ता है? तो रामपौड़ी नामक स्थल उत्तराखंड में कहाँ है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, नैनीताल। जल्दी से अपना जवाब सेट कीजिए। कर लिया होगा सिलेक्ट आप लोगों ने। तो चलिए मैं बता देता हूँ, रामपौड़ी नामक स्थान पिथौरागढ़ जनपद में है, ठीक है। रामपौड़ी नामक स्थान कहाँ पड़ता है? तो पिथौरागढ़ जनपद में। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले पन्ने पर आना पड़ेगा हमको 17वें प्रश्न के लिए, तो चलिए अगले पन्ने में चलते हैं। देखिए 17वां सवाल है आपका, काली नदी से संबंधित शारदा संधि भारत और नेपाल के बीच किस वर्ष हुई थी? तो काली नदी से संबंधित शारदा संधि ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच, आपके जो ऑप्शन है ये है 1920, 1991, 1996 और 2000। तो बताइए किस वर्ष हुई थी ये संधि? तो ब्रिटिश भारत, देखिए तीनों ऑप्शन तो आप वैसे ही नेगलेक्ट कर सकते हैं, 1991, 1996 और 2000। तो ये तो भारत यहाँ स्वतंत्र हो चुका है, तो बचता है एक ऑप्शन सिर्फ 1920। तो ध्यान रखना शारदा संधि कब हुई थी? तो ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच हुई थी ये 1920 में। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और बारानाजा पुस्तक किस पर्यावरणविद की है? तो यहाँ सारे पर्यावरणविद लिखे गए हैं, इनमें से आपको पहचान करनी है कि जो बारानाजा पुस्तक है वो किस पर्यावरणविद ने लिखी है। ऑप्शन है आपके अनिल जोशी, जगत सिंह चौधरी, चंडी प्रसाद भट्ट, विजय जड़धारी। तो बारानाजा पुस्तक के जो लेखक हैं बच्चों वो विजय जड़धारी जी हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल इस पर लगा लेना, ठीक है। विजय जड़धारी, विजय जड़धारी से एक सवाल और आया था एग्जाम में कि बीज बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? बीज बचाओ आंदोलन, बीच बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? तो वो भी विजय जड़धारी जी थे, ठीक है। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चोर होती और लमलंग दर्रा किससे किसको जोड़ता है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तरकाशी को चमोली से, उत्तरकाशी को तिब्बत से, चमोली को तिब्बत से, या चमोली को पिथौरागढ़ से। चलिए सही जवाब दीजिए आप लोग। चोर होती और लमलंग दर्रा, तो उम्मीद करता हूँ लगा लिया होगा आप लोगों ने। तो इसका सही जवाब है बच्चों, चमोली को तिब्बत से जोड़ते हैं ये दर्रे। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें सवाल की तरफ। खेड़ाताल उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो खेड़ाताल, या इसको कह देते हैं देखिए खेड़ाताल भी कहते हैं, कई जगह आपको ये लिखा हुआ दिखेगा खेड़ाताल। तो खेड़ाताल उत्तराखंड के किस जनपद में है? ऑप्शन सामने हैं आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये जवाब मार लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो उत्तरकाशी जनपद है, ठीक है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में रूपकुंड नामक रहस्यमयी ताल की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है। ऑप्शन है यशोधर मठपाल, श्री मधवाल, राजा यशधवल, जगमोहन सिंह नेगी। तो ये जो रूपकुंड नामक रहस्यमयी ताल है इसकी खोज किसने की थी? ये देना है आपको जवाब। चलिए लगा लिया होगा आप लोगों ने सही जवाब। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका सही जवाब है बच्चों श्री मधवाल, ठीक है। हालांकि जब इन्होंने ये खोजा था शायद 1942 के आसपास खोजा था इन्होंने, तो उस समय विश्व पटल पर इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। फिर 1954 में बाद में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन कृषि मंत्री के माध्यम से ये सूचना दी गई थी कि भाई ये रूपकुंड नामक रहस्यमयी ताल की खोज की गई है, ठीक है। तो 1942 में वैसे इसको खोज लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यह है आपका, जखोली नामक उप तहसील किस जनपद में है? तो जखोली नामक उप तहसील आपको जवाब देना है कि किस जनपद में है। ऑप्शन आपके ये रहे, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी। तो जखोली नामक उप तहसील कहाँ पड़ेगी? आप लोग जवाब दीजिए। तो जखोली उप तहसील पड़ेगी आपकी रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवेथाप गुफा उत्तराखंड के किस जनपद में है? ऑप्शन आपके सामने है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली। तो सभी ने मार लिया होगा ये लवेथाप गुफा, तो ये अल्मोड़ा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। वसुंधरा जलप्रपात उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो वसुंधरा जलप्रपात वेरी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि इस झरने के छींटे अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाएं तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कहाँ पड़ता है ये झरना? पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर या चमोली? तो उम्मीद करता हूँ कि लगा लिया होगा आप लोगों ने सवाल, प्रश्न का उत्तर। तो चलिए देखिए इसका आंसर है चमोली जनपद। चलिए 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिंडारी ग्लेशियर की खोज किस वर्ष की गई थी? ये भी बहुत अच्छा सवाल है।
इसको आप जरूर अलग से नोट डाउन करके लिख लो, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहली बात तो पिंडारी ग्लेशियर ग्लेशियर किस जनपद में पड़ता है, तो बागेश्वर में पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी खोज किसने की थी, तो बताइए, ऑप्शन है 46, 42, 30 या 36। 1800 में है सब, तो इसकी खोज की गई थी 1846 में मिस्टर मडेन ने, मिस्टर मडेन द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। ट्रेल पास दर्रा कब खोजा गया था, तो वो सवाल भी आपका 1830 में ट्रेल ने खोजा था वो, ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न, भूषण किसके दरबारी कवि थे, तो भूषण किसके दरबारी कवि थे, श्याम शाह के, फतेहपति शाह के, कल्याण चंद के या बाज बहादुर चंद के, जवाब दीजिए। ये वही फतेहपति शाह है जिसके शासनकाल को पंवार वंश के शासनकाल का स्वर्णिम युग की संज्ञा दी गई है। तो फतेहपति शाह का जो दरबारी कवि था वो था भूषण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 1331 ईस्वी में ईसाई पादरी अर्जो वेडो उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल पर पहुंचा, तो 1331 में बताना है आपको, ईसाई पादरी अर्जो वेडो उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल पर आया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। ऑप्शन है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो बच्चों इसका जवाब आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा, हो सकता है कईयों ने नहीं भी किया हो क्योंकि कुछ यूनिक सा प्रश्न है ये। तो ये बद्रीनाथ पहुंचा था ईसाई पादरी अर्जुवेडो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए। धूमा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है, ऑप्शन है आपके कोटद्वार, हरिद्वार, बाजपुर या रुद्रपुर। तो इंतजार करते हैं, जरा जल्दी से जवाब दीजिए। धूमा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है, तो धूमा नदी के तट पर बसा है बच्चों बाजपुर शहर, ठीक है। ध्यान रखना आप, कौन सा शहर, बाजपुर। चलिए 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लंगवीर नृत्य उत्तराखंड में कहाँ की संस्कृति से प्रेरित है। लंगवीर नृत्य होता है जिसमें जो है करतबकर्ता खंबे के बल अपने आप को संतुलित करते हुए, ठीक है, लेटकर नृत्य करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, खंबे के बल संतुलित करते हुए स्वयं को नृत्य करता है। तो ये जो लंगवीर नृत्य है उत्तराखंड में कहाँ की संस्कृति से प्रेरित है, तो आपके ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या राजस्थान। आपको जवाब देना है इसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। इसका सही जवाब है आपका राजस्थान। चलिए 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में संतान कल्याण के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है, संतान के कल्याण की जो मनौती मांगी जाती है वो किस पर्व के अंतर्गत मांगी जाती है, कलाई, भिरौली, सारा, बजहर। बताइए कौन सा पर्व है जो कि संतान कल्याण के लिए मनाता है उत्तराखंड। तो संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला पर्व है आपका भिरौली, ठीक है। चलिए 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही मिलान करनी है आपको, बताना है चंद्रबदनी मेला किससे मेल खाता है, भीड़ मेला किससे मेल खाता है, हरियालीपुड़ा मेला कहाँ लगता है और मानेश्वर मेला किससे मेल खाता है, यानी कहाँ लगता है। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से अपने आंसर लगा लीजिए। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। जो चंद्रबदनी मेला लगता है बच्चों आपका लगता है टिहरी में, ठीक है। भेड़ मेला लगता है आपका उत्तरकाशी में, हरियालीपुड़ा मेला लगता है आपका चमोली में और मानेश्वर मेला लगता है आपका चंपावत में। तो इस तरह से मिलान होना था। चलिए 32वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न कहता है कि भाई हुडली उत्तरकाशी से प्राप्त शैल चित्रों में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है। तो जवाब देना है आप लोगों को, लाल, हरा, नीला, श्याम। तो कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है बच्चों यहाँ हुडली उत्तरकाशी से जो प्राप्त शैलचित्र मिले हैं, तो बच्चों उसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। इसको आप जरूर देख लें और नोट भी कर लें, ठीक है। 32 प्रश्न पूरे हुए। चलिए 33वें प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न इस पेज पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 33वें प्रश्न को। तो कह रहा है पहला प्रश्न, शीतकाल में भगवान तुंगनाथ की डोली कहाँ लाई जाती है। तुंगनाथ की बात कर रहा है ये, तुंगनाथ, ठीक है। तुंगनाथ कहाँ पड़ता है, पहली बात तो ये है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, ठीक है। कौन सा, तुंगनाथ का, ठीक है। तो भगवान तुंगनाथ की जो डोली है वो शीतकाल में कहाँ पर लाई जाती है, जवाब देना है आपको। ऑप्शन है मार्कंडे मंदिर, नरसिंह मंदिर, मक्कू मठ, योग ध्यान बद्री मंदिर। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों मक्कू मठ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। ढूंढेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में है। तो ढूंढेश्वर महादेव का मंदिर बताना है आपको, ठीक है। चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। इसका जवाब दीजिए आप लोग, इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का।
तो बच्चों इसका सही जवाब है आपका अल्मोड़ा जनपद। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद में ढूंढेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली से कुल कितनी नदियों का उद्गम होता है? तो ये आप सभी जवाब मार लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि उत्तराखंड की जो दूधातोली है या उत्तराखंड का पामीर जिसको कहते हैं दूधातोली, वहाँ से कितनी नदियाँ निकलती है? तो 5 नदियाँ वहाँ से निकलती है। वो संख्या भी आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना कि कौन कौन सी नदी निकलती है। 36वां प्रश्न देखिए, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है 62, 64, 66, 68, सब 1900 में है। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना, ठीक है, पहले तो यही बता दीजिए भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान है कहाँ? तो बच्चों ये देहरादून में है, आप लोगों का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और स्थापना कब हुई? तो कई बच्चों ने जवाब मार लिया होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्वज मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ध्वज मंदिर है वो आपका पिथौरागढ़ जनपद लगेगा। ये ध्वज मंदिर एक कहीं अन्य जगह पर भी है, चंपावत में भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव नानक मत्ता में किस वर्ष पधारे थे? गुरु नानक देव। ठीक है, तो गुरु नानक देव के बारे में बताना है कि नानक मत्ता किस वर्ष आए थे। तो ऑप्शन है आपके 1515, 1516, दो ऑप्शन यहाँ है आपके 1517 और 1518। तो इनमें से आपको जवाब देना है 1515, 1516, 1517, 1518। गुरु नानक देव जी ये जो ऊधम सिंह नगर वाले गुरुद्वारे में कब पधारे थे? ठीक है, नानक मत्ता कब आए थे? तो ये बच्चों ऑप्शन है आपका 1517 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी शहर किस वर्ष पूरी तरह से डूब गया? अगला सवाल यह है आपका 2004, 2005, 2006, 2007। तो टिहरी किस वर्ष पूरी तरह से डूब गया था? तो चलिए जवाब दे देते हैं आपका 2005 में। ठीक है, 2005 में टिहरी शहर पूरी तरह से डूब गया था। ठीक है, और 2004 में यहाँ से अंतिम व्यक्ति को निकाल लिया गया था, यानी कई लोग गांव छोड़ने को तैयार नहीं थे ना, तो 2004 में यहाँ से निकाल लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवाड़ के समीप देवरा में बना कर्ण का मंदिर किस शैली में निर्मित है? उत्तराखंड में कर्ण का ही एकमात्र मंदिर बोला जाता है। ठीक है, कौन सी शैली में निर्मित है ये जो नेटवाड़ के समीप देवरा में बना है, यानी उत्तरकाशी में है कर्ण का मंदिर। ठीक है, ऑप्शन है कत्यूरी शिखर शैली, मुगल शैली, यामुन शैली या उत्तर भारतीय शैली। तो जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट, समय भी होता जा रहा है आप लोगों का। तो नेटवाड़ के समीप देवरा में जो बना कर्ण का मंदिर है बच्चों, ये यामुन शैली में निर्मित है। चलिए 41वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल को किस वर्ष घोषित किया गया? तो 60 में, 62 में, 64 में या 66 में? सब 1900 में है। चलिए जल्दी बताइए। तो उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल को घोषित किया गया था वर्ष 1960 में। चलिए 42वें प्रश्न की तरफ। उत्तरांचल से उत्तराखंड कितने दिन में बना? ऑप्शन है आपके 6 साल 11 माह 23 दिन, 7 साल 11 माह 23 दिन, 6 साल 6 माह 23 दिन या 7 साल 6 माह 23 दिन। ये आपको जवाब देना है। ठीक है, उत्तरांचल से उत्तराखंड कितने समय में बना? तो ये आपका 6 साल 11 महीने 23 दिन। चलिए 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष उत्तराखंड ने अपना विधानसभा का वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया? तो वेबसाइट पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था उत्तराखंड का? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा आपका 2001। ठीक है, मार लिया होगा आप लोगों ने आंसर। चलिए 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 44वां प्रश्न ये है आपका, वंडरिंग इन द हिमालय किसकी रचना का नाम है? कैप्टन पी बैरन, कैप्टन यंग, ट्रेल या रैमजे? तो सही जवाब देना है आपको, इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि वंडरिंग इन द हिमालय पुस्तक किसने लिखी। तो बच्चों ये लिखी थी आपकी पी बैरन ने। ये पिलग्रिम के नाम से अपनी जो रचनाएं हैं या कविताएं हैं वो लिखता था पिलग्रिम के नाम से। ठीक है, और इसने ये वंडरिंग इन द हिमालय लिखी थी जब इसने नैनीताल की खोज की थी। चलिए 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झंटेला और टेकुआ प्रथा किस में प्रचलित है? किस जाति या किस जनजाति में प्रचलित है? तो जौनसारी, भूटिया, खस या थारू? तो जवाब देना है आप लोगों को।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों खासों में प्रचलित है। ठीक है, झंटेला और टेकवा प्रथा। झंटेला वो होता है जब कोई पुरुष या ऐसी महिला से विवाह कर लेता था जिसकी पहले से ही कोई संतान होती थी। मान लिया किसी महिला की पहले से कोई संतान है और पुरुष ने उससे विवाह कर लिया। ठीक है, इस महिला से विवाह कर लिया इस पुरुष ने। ठीक है, तो जो इस महिला की पहले से संतान थी वो इस पुरुष के लिए झंटेला कहलाएगी। ठीक है, चलिए 45वां प्रश्न हो गया आपका। 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नंदनवन नामक रमणीक स्थल उत्तराखंड के किस स्थान पर है? ऑप्शन है आपके उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो नंदनवन कहाँ है आपका? तो बच्चों इसका सही जवाब आप लोगों ने मार लिया होगा, नंदनवन है आपका उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है, उत्तराखंड में बाखूल क्या है? भोज्य पदार्थ है, त्योहार है, वस्त्र है या एक आभूषण का प्रकार है? जल्दी से मारिए जवाब। तो उत्तराखंड में बाखूल क्या है? तो उत्तराखंड में बाखूल एक वस्त्र है, बास्केट है, जो कि सर्दियों में गर्म रखने का कार्य करती है। चलिए 48वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस जनपद में ब्रह्मताल स्थित है? टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर या नैनीताल? तो ब्रह्मताल बताना है आपको कहाँ है। ठीक है, मार लिया आप लोगों ने अपना ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जो ब्रह्मताल है आपका वो चमोली जनपद में। अगर किसी ने के माइंड में इनमें से कोई नहीं आया था तो अपने में एक नंबर जरूर जोड़ लें, यहाँ ऑप्शन ये गलत रखे गए हैं। ठीक है, चमोली जनपद में ब्रह्मताल है। चलिए 49, उत्तराखंड की राजधानी है। ऑप्शन आप देखते ही मारेंगे इसको, तो देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न की तरफ। चलिए 50वां प्रश्न यह है आपका, राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब किया गया था? एसडीआरएफ आपदा से संबंधित है, 2012, 2013, 2014, 2011। इसका सही जवाब देना है एसडीआरएफ। ठीक है, तो एसडीआरएफ का गठन किया गया था बच्चों 2013 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी 21 कहानियां किसकी रचना का नाम है? मेरी 21 कहानियां किसकी रचना है? हरिदत्त भट्ट शैलेश, गौरापंत शिवानी, सुमित्रा नंदन पंत या राहुल सांकृत्यायन? ठीक है, तो इसका जो जवाब है बच्चों वो आपका हो जाएगा हरिदत्त भट्ट शैलेश। और गौरापंत शिवानी की है मेरी प्रिय कहानियां। तो यहाँ कंफ्यूज ना करें, मेरी 21 कहानियां हरिदत्त भट्ट शैलेश, शैलेश इनका उपनाम है। ठीक है, और गौरापंत शिवानी इनको कहते हैं, इनका भी उपनाम है। इनकी जो रचना का नाम है वो मेरी प्रिय कहानियां है। चलिए 52, 36 रकम 32 कलम नामक कर किस राजवंश में प्रचलित थे? तो दीजिए जवाब। 36 रकम 32 कलम नामक कर। तो बच्चों ये सभी ने मार लिया होगा, इसका आंसर है चंद्र राजवंश या चंद राजवंश में। ठीक है, और इस प्रथा का उन्मूलन फिर बाद में गोरखों ने किया था, यानी इसको समाप्त किया था। टोटल ये 68 प्रकार के कर हो रहे होंगे, आप इनको लगा लेना। चलिए, देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को किस टीम ने अपना होम ग्राउंड चयनित किया है? पाकिस्तान, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज? तो बताइए, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को किस टीम ने अपना होम ग्राउंड चयनित किया है, चुना है? तो अफगानिस्तान ने चुना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार काफ़ी पैसा कमा रही है। ठीक है, थेंग और खीरो घाटियाँ उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो थेंग और खीरो घाटी के बारे में आपको बताना है कि ये घाटियाँ उत्तराखंड में किस स्थान पर हैं। तो उम्मीद करता हूँ जवाब आप लोगों ने मार लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ आंसर इसका। इसका सही जवाब है बच्चों थेंग और खीरो घाटी आपकी चमोली जनपद में है, जोशीमठ के आसपास वाले क्षेत्र में पड़ती है। चलिए 55वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित हैं? ऑप्शन आपके सामने है, कुणिंद, कत्यूरी, चंद या पंवार? तो अल्मोड़ा सिक्के या अल्मोड़ा मुद्राएं जो हैं आपकी वो कुणिंद राजवंश से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करनी है आपको। बोरारो घाटी कहाँ है, लोहा घाटी कहाँ है, नीति घाटी कहाँ है, भैरों घाटी कहाँ है? कर लिया आप लोगों ने इसका सही मिलान? चलिए 1 मिनट का समय देते हैं, कर लीजिए आराम से। तो बच्चों जो बोरारो घाटी है यह है आपकी अल्मोड़ा में, लोहा घाटी आपकी चंपावत में, नीति घाटी आपकी चमोली में और भैरव घाटी आपकी उत्तरकाशी में है। ठीक है, चलिए 57वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
टिहरी गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? तो टिहरी गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त जो है बच्चों वो 1823 में लागू हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लगा लें आप लोग। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त कब लागू हुआ? और ये भी जवाब देना आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि भाई ये जो बंदोबस्त था ये किस पंवार राजा के समय में हुआ था, या किस टिहरी रियासत के राजा के समय में ये बंदोबस्त लागू हुआ था। चलिए 58वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 58वां प्रश्न है आपका, घंटाकर्ण का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में है? सोचिए इसको, काफ़ी आसान सवाल है ये, काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो घंटाकर्ण का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये आपका चमोली के माणा में है। चलिए 59 प्रश्न, दलित चेतना से संबंधित सर्वप्रथम अखबार समता का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो दलित चेतना से संबंधित जो सबसे पहला अखबार निकाला गया था समता, उसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो दलित चेतना से संबंधित जो अखबार था समता, ठीक है, ये 1935 में निकाला गया था मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा। ठीक है, चलिए 60वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न है आपका, यहाँ मिलेगा, देहरादून रेल पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? तो डाक टिकटों से भी आपके पास सवाल बन सकते हैं। ये प्रश्न अंतिम रूप से इसलिए डाला गया है ताकि आप डाक टिकटों को भी एक बार ज़रूर नज़र निकाल लें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 2000। तो इस प्रकार से ये 60 प्रश्न थे बच्चों जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों की जो जिम्मेदारी बनती है वो ये बनती है कि भाई आप लोगों ने टेस्ट सीरीज तो ये कर ली है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने मार्क्स बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि भैया हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर जो छात्र इनमें से जो प्रश्न नहीं कर पाया होगा उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनका बार बार रिविज़न करें। अभी आपके पास समय बहुत है, आराम से रिविज़न हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो आज के लिए उत्तराखंड की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज़ में आपसे। ठीक है, धन्यवाद तब तक के लिए।